हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इतिहास की दुनिया 99 में। दोस्तों जीके जीएस के कुछ प्रश्न शानदार जानदार प्रश्न है इस वीडियो में जो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। बिहार डीएलएड और वनडे लेवल के किसी भी एग्जाम के लिए आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो आप लोग इतना पढ़ने के बाद में कोई नहीं होगा आपके टक्कर में, एग्ज़ाम निकलना एकदम ईजी हो जाएगा। कोई भी एग्ज़ाम रहे, एसएससी तक का बात हम कर रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम आपसे निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, क्वेश्चन में कोई जान नहीं है। एक वस्तु को एक उत्तल लेंस के अक्ष पर उसके फोकस F1 और उसके प्रकाशिक केंद्र O के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होता है। तो प्रतिबिंब का बचपन से आते पढ़ते आ रहे हैं, आभासी और बड़ा होता है। लेकिन अपन लोग नियम से थोड़ा पढ़ते हैं और इनको समझने की कोशिश करते हैं, आखिर आभासी और बड़ा क्यों दिखता है। तो चलिए हम लोग रब करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम लोग बना लेते हैं एक उत्तल लेंस। ये मान लो कि आपका भैया हो गया उत्तल लेंस। आपको तो ये तो बात पता ही होगा कि उत्तल लेंस में दो गो केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक भी क्या होता है? दो गो होता है। ये बात आपको याद रखना होगा कि केंद्रक भी दो गो होता है और फोकस भी क्या गो होगा? दो गो होगा। चलिए, तो ये फोकस बिंदु भी इसका क्या क्या गो हो जाएगा? एक को F1 मान लेंगे और एक को F2 मान लेंगे, और इधर कितना हो जाएगा? अनंत हो जाएगा, इधर भी अनंत हो जाएगा। तो हम लोग पहले अनंत के वस्तु को अनंत पर रखते हैं। अगर वस्तु मान लीजिए यहाँ पर हमारा कोई वस्तु है जिसको हमने कहाँ रखा? अनंत पर वस्तु रखा। जब हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो दोस्तों क्या होता है? प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। जब हम वस्तु को अनंत पर रखें तो प्रतिबिंब आपका यहीं पे बन जाएगा, फोकस पे बन जाएगा। कहाँ बन जाएगा? फोकस पे बन जाएगा। प्रतिबिंब आपका कहाँ बनेगा? तो यहाँ बनेगा। प्रतिबिंब आपका यहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। और आपको याद रखना पड़ेगा, फोकस पर बनता है, बहुत बड़ा बनता है, बहुत बड़ा बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। ये तो बात आपको अनंत पर जब हम वस्तु को रखते हैं तब। जब वस्तु को जब हम अनंत और फोकस के बीच में रखते हैं, अब देखिए वस्तु को हम यहाँ से खिसका करके यहाँ ले आए तो अनंत और फोकस के बीच में हो गया। हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग अनंत और फोकस के बीच में रखते हैं तब कहाँ प्रतिबिंब बनता है। आप लोग ये बात कमेंट कर दीजिए। फिलहाल लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, क्या पूछा गया था? जब वस्तु को फोकस पर रखते हैं, तो चलिए हम लोग फोकस पर रख करके हम लोग देख लेते हैं। वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसा बनता है, आपको बताना है। जब हम प्रतिबिंब फोकस पर रखते हैं दोस्तों, प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है आपका? यहाँ देख लीजिए, अनंत पर आपका प्रतिबिंब बनता है। यहाँ अनंत पर आपका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ये बात आपको याद रखना है। अनंत पर जो प्रतिबिंब बनता है आपको याद रखना है कि वो बड़ा बनता है, बड़ा बनता है और वास्तविक बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है। यही आपसे पूछा गया था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 6 क्या था? बिल्कुल राइट था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक होते हैं, यह कथन निम्नलिखित में से किस नियम से संबंधित है? ये तो भैया किरचॉफ का नियम है कि अच्छा अवशोषक अच्छा उत्सर्जक होता है। यह किसका नियम है? किरचॉफ के नियम है। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। आपको याद रखना पड़ेगा किरचॉफ के टोटल 2 नियम है। कितने नियम है? तो आपको याद रखना किरचॉफ के टोटल 2 नियम है। और 2 नियम कौन कौन है आपको याद रखना है। पहला को हम लोग कहते हैं जंक्शन का नियम। किरचॉफ के प्रथम नियम को हम लोग क्या कहते हैं? जंक्शन का नियम। जंक्शन का नियम, जंक्शन का नियम कहते हैं। अच्छा, यह पूछ लेता है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया जाता है कि यह किस सिद्धांत पर आधारित है? किरचॉफ के पहले नियम किस सिद्धांत का पालन करता है? तो आपको बताना है आवेश संरक्षण सिद्धांत को पालन करता है या आधारित है? आवेश संरक्षण के सिद्धांत को, पहला प्रश्न यहाँ से आपको याद रख लेना है। और किरचॉफ का दूसरा जो नियम है, इस किरचॉफ साहब का जो दूसरा नियम है आपको बताना है, इसको क्या कहते हैं? बंद लूप का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? बंद लूप का नियम कहते हैं। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किरचॉफ का दूसरा नियम जो बंद लूप का नियम कहते हैं जिसको हम लोग, यह किस सिद्धांत का पालन करता है? तो यह ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। किसका करता है? ऊर्जा, पहला आवेश संरक्षण, दूसरा ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। आपको ये बात याद रखना है। चलिए और भी मैं आपको बताता हूँ। हुक का नियम। हुक का नियम क्या कहता है कि अगर हुक का नियम कहता है प्रतिबल समानुपाती होगा आवृत्ति का। क्या कहता है? हुक का नियम कहता है, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। हुक का नियम कहता है कि प्रतिबल क्या होता है? प्रतिबल समानुपाती होता है किसका? आवृत्ति का। आवृत्ति का।
ये क्या है? हुक का नियम है, आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा, स्टीफेन का नियम क्या है, मैं यहाँ आपको बता देता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। किसी गर्म पिंड के द्वारा उत्पन्न होने वाला विकिरण ऊर्जा उसके परम ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होता है। उसके परम घात के उसके परम ताप के चतुर्थ घात के बराबर होता है। तो आपको याद रख लेना है कि ऊर्जा जो है उसके परम ताप के, यानी ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं? ई कहते हैं, और एनर्जी, और यह कहता है किसका समानुपाती होता है? तो परम ताप के। तो परम ताप क्या हो जाएगा? तो इसका परम ताप का मतलब टेम्परेचर हो जाएगा, परम ताप ही हो गया। इसके चतुर्थ घात के, तो टी का पावर 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टी का पावर 4 हो जाएगा, चतुर्थ घात के समानुपाती होता है। यानी कि ये हो जाएगा कि ई समानुपाती टी का पावर 4 हो जाएगा। ये आपको सूत्र याद रख लेना है। ये किसका नियम है? अगर आपसे पूछे तो आपको बताना है स्टीफेन का नियम होता है। और एक है प्लैंक का नियम। चलिए मैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको प्लैंक का नियम थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ, लगे हाथ। प्लैंक का नियम आप समझ लीजिए। चलिए, प्लैंक का नियम क्या कहता है? प्लैंक का नियम कहता है E बराबर एच वी। एनर्जी जो होता है वो एच वी के बराबर होता है। ये क्या है? प्लैंक का नियम है। अच्छा, जहाँ पर स्थिरांक जो है प्लैंक का नियम में, स्थिरांक जो है वो एच होता है। स्थिरांक बराबर क्या होता है? एच होता है। और इसका जो वैल्यू होता है स्थिरांक का, आपको याद रखना, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। 6.26 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ये होता है। ये आपको याद रखना है। और स्थिरांक का एसआई मात्रक पूछेगा क्या होता है, तो स्थिरांक का हम लोग एसआई मात्रक देख लेते हैं। इसका एसआई मात्रक जो होता है जूल इंटू सेकेंड होता है। ये आपको याद रख लेना है। चलिए, ये रहा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न था जो मैंने आपको बताया। आप लोग इसी प्रकार से अगर पढ़ते जाइएगा तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। एक प्रश्न से आप कितने प्रश्न को देख लो कर पाते हो, कहाँ से आप प्रश्न निकाल पाते हो? जब आपके पास समय कम रहे तो इस तरह का दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, तभी संभव हो पाएगा कोई एग्जाम। चलिए, नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में कौन अपसारी विकास का उदाहरण है? अच्छा, अपसारी विकास का रहा है ना, तो टेंशन नहीं लेने का, एकदम इजी है। अपसारी विकास क्या होता है? अब देखिए, यहाँ दिया हुआ है तितली और पक्षी। तो याद रखना कि तितली भी उड़ती है, पक्षी भी उड़ती है, ये समान है। क्या है? यानी कि क्या हो जाएगा? असमजात का उदाहरण है। क्या हो जाएगा? यह असमजात हो जाएगा। इसके पास भी पंख है, इसके पास भी पंख है, तो ये असमजात का उदाहरण है। किसका है? असमजात का उदाहरण है। हाँ, और जिसको हम लोग समरूप कहते हैं। क्या कहते हैं? असमजात को हो या समरूप को हो, बात बराबरी है। ठीक है। फिर यहाँ देखो, व्हेल और मानव। अच्छा, इसको सोल्व करने से पहले थोड़ा हम लोग इधर देखते हैं। चमगादड़ और पक्षी। तो चमगादड़ पक्षी दोनों उड़ सकता है ना? दोनों के पास में क्या होता है? पंख होता है। तो यह क्या है? असमजात का उदाहरण है। किसका है? असमजात का उदाहरण है। असमजात का उदाहरण है। और असमजात को ही हम लोग क्या कहते हैं? समरूप कहते हैं। तो ये भी क्या होगा? समरूप होगा। ठीक। तितली और मक्खी, अब देखिए, ये भी एक ही कास्ट का प्रजाति है। इसे हम लोग इसको भी हम लोग क्या कहते हैं? यह भी असमजात का उदाहरण है। यह भी असमजात का उदाहरण है और यह भी समरूप होता है। लेकिन व्हेल और मानव, अब देखो, व्हेल रहता है, व्हेल मछली होता है, यह जल में रहता है। मानव देखो कहाँ रहता है? मानव धरती पर रहता है। तो ये बराबर नहीं है, नहीं ना है, तो इसलिए यह समजात है। क्या है? समजात है। व्हेल और मानव क्या हो जाएगा? समजात है। और समजात को ही हम लोग कहते हैं अपसारी। क्या कहते हैं? समजात, जिसको हम लोग असमरूप भी कहते हैं, या असमरूप कहिए, असमरूप कहिए। और यही असमजात को हाँ, असमजात, अब क्या रखना है? असमजात। हाँ, यही असमजात को हम लोग अपसारी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी कहते हैं। तो ये अपसारी ही क्या है? आपका असमजात है। असमजात है, तो आपका क्या हो जाएगा? व्हेल और मानव बिल्कुल राइट हो जाएगा। यही आपका क्या है? असमजात है। यही आपका अपसारी है। ये बात आपको याद रखना है। चलिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। विटामिन सी सर्वाधिक किसमें पाया जाता है? यह आंवला में पाया जाता है। आंवला का कटोरा कहेगा किसको कहते हैं? विटामिन सी को हम लोग क्या कहते हैं? आंवला का कटोरा कहते हैं।
सभी खट्टे पदार्थ में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। अच्छा, विटामिन सी को ताप पड़ने पर, ताप पड़ने पर विटामिन सी क्या होता है, नष्ट हो जाता है। और शरीर में 1 से 1.5 घंटा ही विटामिन सी हमारा रहता है। ये बात आपको याद रखना है। ताप बढ़ने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, विटामिन सी हो जाता है। ये बात आपको याद रखना है। और विटामिन B1 जिसको हम लोग थायमीन कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको हम लोग थायमीन कहते हैं। विटामिन ए जिसको हम लोग रेटिनॉल कहते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। इसी का कमी से क्या होता है, रतौंधी रोग होता है, जिनका प्रमुख स्रोत क्या होता है, गाजर होता है। रतौंधी को ही हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस या जीरोप्लेथेमिया के नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए, विटामिन B12 को हम लोग क्या कहते हैं, कोबाल्ट कहते हैं। ये आपको याद रखना है। और कोबाल्ट का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, कैंसर के मरीजों को ठीक करने में। इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, कैंसर के कोबाल्ट 60 आपको याद रख लेना है। कैंसर के मरीज को ठीक करने में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ये बात आपको याद रखना है। विटामिन ई, थोड़ा सा विटामिन ई के बारे में जान लेते हैं। तो विटामिन ई आपको याद रखना है कि विटामिन ई को हम लोग ब्यूटी विटामिन कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्यूटी विटामिन कहते हैं। और इसकी कमी से क्या हो जाता है, जनन क्षमता में कमी हो जाता है। ये बात आपको याद रखना है। आंखों में धुंधलापन आ जाता है, ये बात आपको याद रखना है। अच्छा, कौन सा विटामिन है जो हार्मोन होता है, तो आपको याद रखना कि विटामिन डी एकमात्र ऐसा विटामिन है जो हार्मोन होता है। क्या होता है, हार्मोन होता है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। और विटामिन डी को हम लोग क्या कहते हैं, कैल्सीफेरॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, कैल्सीफेरॉल कहते हैं। दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन सी पाया जाता है। दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है, दूध में हाँ, कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, तो आपको याद रखना कि विटामिन सी नहीं पाया जाता है। दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, ये बात आपको याद रखना है। और दूध का रंग कहेगा उजला किसके कारण होता है, तो उजला याद रखना केसिन के कारण होता है। चलिए, कितना बताएं। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कई बार मैं आपको बताते रहता हूँ। कौन सा हार्मोन बच्चे के जन्म के दौरान गर्भाशय के संकुचन को उत्तेजित करता है। कौन सा हार्मोन बच्चे के जन्म के दौरान गर्भाशय के संकुचन को उत्तेजित करता है, उस हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन का हार्मोन। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, अब मैं आपको ऑक्सीटोसिन हार्मोन के बारे में कुछ और भी बातें बताता हूं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पहला बात तो आप जान गए कि गर्भाशय के संकुचन यानी गर्भाशय को फैलाने में बेबी को जन्म से पहले महिलाओं को दिया जाता है ताकि गर्भाशय का फैलाव हो, डिलीवरी अच्छा से हो पाए। तो ये ऑक्सीटोसिन का हार्मोन का काम होता है। और पूछेगा इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, आपको याद रखना कि फल फूल सब्जी का आकार बढ़ाने में। फल फूल सब्जी का, कभी आपने देखा होगा कि कद्दू सब जो होता है जिसको हम लेनमा कहते हैं, ये छोटा होता है, इतना बड़ा क्यों हो जाता है, तो उसका आकार बढ़ाने में हम लोग किसका करते हैं, ऑक्सीटोसिन का प्रयोग करते हैं। गाय का दूध, कोई गाय अगर दूध कम दे रहा है तो उसके दूध को बढ़ाने में भी ऑक्सीटोसिन का सुई दिया जाता है। तो पटना सब जैसे शहर में, वहाँ बगले में गाय रहता है, वहीं से धो करके आपको दे दिया जाता है। क्योंकि क्या होता है कि वहाँ के गायों में ऑक्सीटोसिन का सुई, आप गाय को ऑक्सीटोसिन का सुई लगाया जाता है, जिससे गाय पर गहरा असर पड़ता है। आप लोग कभी ऐसा आदमी को देखे होंगे कि कोई गाय लाता है 3 kg दूध देता था, लेकिन अचानक से उसका दूध में गिरावट हो गया। तो उसमें क्यों गिरावट हो गया, क्योंकि उसमें ऑक्सीटोसिन का पहले से सुई लगा हुआ था, जब तक लगा हुआ था उसका असर था तो वो दूध ज़्यादा दे रही थी। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ और भी प्रोजेस्टेरॉन, इसको हम लोग लव हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वेश्चन पूछेगा कि लव हार्मोन के नाम से हम लोग किसको कहते हैं, तो प्रोजेस्टेरॉन को कहते हैं। कई बार आपसे यह पूछा गया है, तो ये सब आपको याद रखना है। अच्छा, प्रोजेस्टेरॉन का जो है कार्य क्या होता है, गर्भाशय के दीवार स्तर को बनाना। प्रोजेस्टेरॉन का कार्य बता दो। इसका कार्य मैं अभी बताया कि गर्भाशय के दीवार स्तर को बनाना इसका कार्य होता है। अच्छा, प्रोलैक्टिन, चलो प्रोलैक्टिन क्या होता है इसको देख लेते हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन के बारे में आपको याद रखना है कि प्रोलैक्टिन हार्मोन, इसको हम लोग मिल्क हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं, मिल्क हार्मोन कहते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है किस हार्मोन को मिल्क हार्मोन कहते हैं, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन को कहते हैं। ठीक है। सेमेटोट्रोपिक हार्मोन, यहाँ देख लीजिए, सेमेटोट्रोपिक हार्मोन यहाँ लिखा हुआ है। इसका अन्य नाम पूछेगा कौन सा नाम है, तो इसको हम लोग वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वृद्धि हार्मोन कहते हैं।
ये बात आपको याद रखना है। वृद्धि हार्मोन किसको कहते हैं? सेमोटेटिक हार्मोन को कहते हैं। चलिए, तो ये सब आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, खुरदरी अंतःप्रद्रव जालिका का कार्य क्या होता है? तो अंतःप्रद्रव जालिका अपने कोशिका में बहुत अच्छा तरीका से मैं आपको वहाँ पर बता करके रखा हूँ कि अंतःप्रद्रव जालिका 2 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। ये पहले आपको याद रखना पड़ेगा। पहला को हम लोग कहते हैं, एक को हम लोग कहते हैं चिकनी अंतःप्रद्रव जालिका। क्या कहते हैं? चिकनी अंतःप्रद्रव जालिका। दूसरा को हम लोग कहते हैं खुरदरी अंतःप्रद्रव जालिका। तो जो चिकनी अंतःप्रद्रव जालिका होता है, यहाँ पर वसा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? वसा का संश्लेषण होता है। वसा का संश्लेषण कहेगा कहाँ होता है? तो देखिए, वसा मतलब क्या हो जाएगा? तेल हो जाएगा, चर्बी हो जाएगा। तो चिकना कहाँ होगा? तो चिकना कहाँ होगा? वसा जहाँ होगा वहाँ तो ज़्यादा फिसलाव होगा, चिकना होगा। अब प्रोटीन का जो आकार ही होता है दानेदार, यानी खुरदरा होगा। तो क्वेश्चन क्या कहता है? खुरदरी अंतःप्रद्रव जालिका का कार्य क्या है? तो खुरदरी प्रोटीन का आकार ही क्या होता है? दानेदार होता है। तो प्रोटीन संश्लेषण इसका कार्य होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर चिकनी पूछता तो इसका कार्य क्या होता है? वसा का संश्लेषण हो जाता। समझ में आ रहा है? अब मैं आपको कुछ और भी बातें बताता हूँ जो आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए, अंतःप्रद्रव जालिका, चलिए बता ही देते हैं। छोड़ो, बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यहाँ पर मिलाने वाला है। यहाँ पर हड्डी का नाम दिया गया है, आपको मिलाना है कि कौन सी हड्डी कहाँ होता है। तो चलिए हम लोग मिलाने की कोशिश करते हैं। पहला है नी कैप, इसको हम लोग पटेला कहते हैं। ये पटेला कहाँ क्या हो जाएगा? ये सी हो जाएगा। कॉलर बोन, फिर क्या है? कॉलर बोन, इसको हम लोग ब्यूटी बोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉलर बोन को हम लोग क्या कहते हैं? ब्यूटी बोन भी कहते हैं। ये बात आपको याद रखना है, ब्यूटी बोन भी कहते हैं। तो यह आपका कहाँ हो जाएगा? कॉलर बोन क्लेविकल में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? क्लेविकल में हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। ठीक है। कंधे की अस्थि यानी हड्डी को क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना है, कंधे की अस्थि को हम लोग स्कैपुला कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कैपुला कहते हैं, यानी 3 का आपका बी हो जाएगा। ठीक है। फिर आपको ब्रेस्ट बोन, अब क्या बच गया? ब्रेस्ट बोन एक ही बच गया। इसकी हड्डी को हम लोग क्या कहते हैं? अस्टर्नम कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्टर्नम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी DCBA। फटाफट आप लोग देखो कहाँ आपको दिख रहा है ऐसा ऑप्शन। चलिए यहाँ हम लोग ऑप्शन में आते हैं, तो आपको कहाँ दिख रहा है? CDBA। तो ये आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है CDBA। ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब मैं आपको जो बताता हूँ एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बॉडी का सबसे चमकीला हड्डी बताओ, बॉडी का सबसे चमकीला हड्डी बताओ, चमकीला शरीर का सबसे चमकीला हड्डी, तो आपको क्या बताना है? टिबिया। और ये टिबिया जो हड्डी होता है ये कहाँ का होता है? पैर का होता है। ये आपको याद रखना है। अच्छा, टिबिया और फिबुला भी याद रख लेना है। पैर का एक और हड्डी याद रख लेना है, फिबुला। ये दोनों पैर का होता है। ठीक है। कलाई की हड्डी को पूछेगा क्या कहते हैं? तो कलाई की हड्डी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? कलाई की हड्डी को हम लोग कार्पल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्पल्स कहते हैं। फिर पूछेगा आपसे कि हथेली की हड्डी को क्या कहते हैं? हथेली की हड्डी को बता दो। हथेली की हड्डी को हम लोग क्या कहते हैं? तो मेटा कार्पल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटा लगा दो, कार्पल्स, मेटा कार्पल्स कहते हैं। फिर बता दो अंगुली की हड्डी को क्या कहते हैं? अंगुली की हड्डी को फ्लैंजिस कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लैंजिस कहते हैं। तो ये सब कई बार आपसे क्वेश्चन इसी टाइप के पूछा जाता है। तो ये सब जगह जगह का हड्डी है। कान का हड्डी को बताओ हम लोग क्या कहते हैं? कान में टोटल 3 प्रकार का हड्डी पाया जाता है। जो सबसे छोटी हड्डी होता है कान शरीर का, वो कौन सा? कान, सबसे मुलायम हड्डी कान का होता है, जिसको हम लोग स्टेपिस कहते हैं। जांघ की हड्डी को क्या कहते हैं? ये सब तो आप जानते करते हैं बचपने से, तो ये सबको क्या ही बताए। तो ये सब आपसे हो जाएगा। जो थोड़ा बहुत इधर डिफिकल्ट था तो ये मैंने आपको अभी जस्ट बता ही दिया है। अच्छा, हड्डी में कहेगा क्या पाया जाता है? तो दोस्तों हड्डी में पाया जाता है कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। तो ये बात आपको याद रखना है।
हड्डी में कैल्शियम प्लस फास्फोरस पाया जाता है। और हड्डी के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? तो हड्डी के अध्ययन को हम लोग ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। ये बात आपको याद रखना है। ये सब प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, केंद्रक यूकेरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाला प्रमुख कोशिकांग है जो कुछ कोशिकाओं में वयस्क अवस्था में केंद्रक नहीं पाया जाता है, निम्न में कौन सी ऐसी कोशिका है? तो हम सब जानते हैं कि लाल रक्त में क्या होता है? केंद्रक का अभाव होता है, कई बार मैं बताया। लेकिन अपवाद में आपको याद रख लेना है ऊंट और लामा। क्या? दो नाम याद रख लेना है, ऊंट और लामा, इसमें केंद्रक होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, लाल रक्त का अगर कहेगा कि निर्माण कहाँ होता है, तो खून का निर्माण दोस्तों कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। इसी को हम लोग बोन मैरो भी कहते हैं, अस्थि मज्जा में होता है। अच्छा, लाल रक्त का कब्रिस्तान कहेगा किसको कहते हैं? तो कब्रिस्तान आपको याद रखना पीलिहा या तिल्ली को कहते हैं। किसको कहते हैं? पीलिहा या तिल्ली को कहते हैं। ये सब आपको याद रखना है। चलिए, WBC और RBC का कहेगा अनुपात हमारे शरीर में कितना है? ये दोनों ब्लड का प्रकार होता है। दोनों का अगर अनुपात कहेगा कि RBC और WBC को का अनुपात बताओ तो 600:1 होता है। ये बात आपको याद रखना है। और WBC को हम लोग शरीर का बॉडीगार्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? शरीर का बॉडीगार्ड भी कहते हैं, शरीर का बॉडीगार्ड भी कहते हैं। ये सब बात आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, ये रहा आज के प्रश्न। अगर आपको वीडियो सचमुच में अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार मैं आपको बताते रहता हूँ। और इसी तरह से अगर आप सुनते रहिएगा डिस्कशन को, तो संभवतः एक दिन ऐसा आएगा कि सारे प्रश्न आपके दिमाग में छप जाएगा। और रोज क्लास का PDF आपका टेलीग्राम चैनल में आपको बता दूँ, इतिहास की दुनिया 99 ITIHASKIDUNIYA दुनिया 99, यहाँ से आप वीडियो का PDF ले सकते हैं। और इस टाइप से अगर आप पढ़ लेते हैं तो यकीन कीजिए कि वनडे लेवल का एग्ज़ाम में DLED तो छोड़िए, ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा जिसको आप टारगेट नहीं कर सकते हो, नहीं अचीव कर पाते हो। तो ऐसा कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं होगा। आप हम पे भरोसा कीजिए। आपका भरोसा मेरा भरोसा आपका रिजल्ट होगा। क्या होगा बच्चों? मेरा भरोसा आपको रिजल्ट दिलाने में अगर आप करते हैं तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अच्छा, अगले प्रश्न नहीं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।